So our new subject indirect taxation, करेक्ट। अभी तक हमने SY थर्ड सेमेस्टर में डायरेक्ट टैक्सेशन पढ़ा, जिसमें हमने पांचों हेड पढ़ लिए हैं। ओके, अब हम बात करते हैं इनडायरेक्ट टैक्स, और इनडायरेक्ट टैक्स ओनली एंड ओनली GST। ओके, चलो पेंसिल लेके बैठो। करेक्ट, बीच बीच में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आएंगे वो अंडरलाइन कर देना, MCQ में काम लगेगा। क्लियर, नाउ स्टार्ट। इनडायरेक्ट टैक्स का सबसे पहले इंट्रोडक्शन क्या है? द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज द सुप्रीम लॉ ऑफ लैंड ऑफ द कंट्री फ्रॉम विच ऑल अदर लॉज इमिनेट। तो इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सुप्रीम लॉ ऑफ लैंड है ये कंट्री में, फ्रॉम विच उसके अंदर से सारे लॉज इमिनेट, दैट इज शुरुआत होते हैं। इट सर्व एज अ फाउंडेशन on which the entire legislative and judicial system is structured। तो वो क्या है? वो एक फाउंडेशन है जिसपे एंटायर लेजिस्लेटिव और जुडिशियल सिस्टम हमारा कंस्ट्रक्ट होता है, स्ट्रक्चर होता है। तो यहाँ पे अंडरलाइन कर देना कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, MCQ में जाएगा। आर्टिकल 246 सबसेक्शन 1 of the Constitution of India state that the Parliament has exclusive power to make law with respect to any of the matter enumerated in a list 1 called Union List of the 7th schedule of the Constitution। तो देखो, सबसे पहले तो अंडरलाइन कर दो कौन सा आर्टिकल है। आर्टिकल 246 सबसेक्शन 1, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। करेक्ट, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन हमको क्या कहता है कि पार्लियामेंट के पास एक्सक्लूसिव पावर है किसी भी मैटर्स के रिलेटेड। वो मैटर्स किस में होनी चाहिए? लिस्ट 1 में होनी चाहिए। लिस्ट 1 कौन सा वाला? लिस्ट 1 जिसका नाम है यूनियन लिस्ट, और वो कहाँ पे है? कॉन्स्टिट्यूशन में 7th शेड्यूल में है। तो यहाँ पे क्या MCQ हो सकता है? कौन सा आर्टिकल, कौन सा लिस्ट, लिस्ट 1 और यूनियन लिस्ट और 7th शेड्यूल, इतने MCQ हो सकते हैं यहाँ से। नेक्स्ट, एज पर आर्टिकल 246 सबसेक्शन 3, स्टेट गवर्नमेंट हैज एक्सक्लूसिव पावर to make law for state with respect to any matter enumerated in a list 2 of the 7th schedule of the constitution। तो स्टेट गवर्नमेंट के पास राइट है अपने स्टेट के रिलेटेड कुछ लॉज वो भी बना सकता है। आर्टिकल 246 सबसेक्शन 3 में बोला गया है कॉन्स्टिट्यूशन के 7th शेड्यूल में लिस्ट 2 है, उसमें ये सब कुछ मेंशन है। तो अंडरलाइन कर दो ये आर्टिकल, स्टेट गवर्नमेंट, 7th शेड्यूल, लिस्ट 2। देन लिस्ट 3 है, then list 3, that is a concurrent list, contain entries where both union and state government can exercise power। तो देखो, स्टेट लिस्ट 1 आया जो यूनियन लिस्ट था, लिस्ट 2 आया जो स्टेट के रिलेटेड था, और ये लिस्ट 3 आया जो कॉन्करेंट लिस्ट है जिसमें दोनों आते हैं, यूनियन गवर्नमेंट भी आएगी और स्टेट गवर्नमेंट भी आएगी, दोनों इकट्ठा होके ये लिस्ट पे काम करेंगे। ओके, तो इसमें से 200% MCQ आएगा। अब ये लोग बता रहे हैं आपको डिफरेंस, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स का डिफरेंस क्या है, अंडरलाइन करना है। सबसे पहला मीनिंग दिया है कि डायरेक्ट टैक्स आर दोज टैक्सेस विच आर पे टू गवर्नमेंट डायरेक्टली। अंडरलाइन, पे टू गवर्नमेंट डायरेक्टली। इनडायरेक्ट टैक्स वाला क्या कहता है कि इनडायरेक्ट टैक्सेस आर दोज टैक्सेस विच आर पे टू द गवर्नमेंट इनडायरेक्टली।
वर्ड अंडरलाइन कर दो, पे टू द गवर्नमेंट इनडायरेक्टली। नेक्स्ट, डायरेक्ट टैक्स का एग्जाम्पल क्या है? इनकम टैक्स। और इनडायरेक्ट टैक्स का एग्जाम्पल क्या है? जीएसटी, कस्टम ड्यूटी। थर्ड, डायरेक्ट टैक्स आर इम्पोज। देखो इम्प्रूव वर्ड लिखा है, स्पेलिंग करेक्ट कर दो, इम्पोज है ये। तो डायरेक्ट टैक्स किस पे होता है? आपकी इनकम पे होता है। आपकी जो इनकम होती है उस पर डायरेक्ट टैक्स लगता है। इनडायरेक्ट टैक्स किस पे लगता है? इनडायरेक्ट टैक्स सारे गुड्स और सर्विस पे लगता है। नेक्स्ट, डायरेक्ट टैक्सेस आर टैक्सेस और अर्निंग। तो जो अर्निंग होता है उस पे टैक्स होता है ना, वो है डायरेक्ट टैक्स। और सामने क्या लिखा है? इनडायरेक्ट टैक्स आर द टैक्सेस ऑन एक्सपेंसेस। तो इनडायरेक्ट टैक्स आपके एक्सपेंसेस पे जो टैक्स लगता है ना, वो है। अंडरलाइन। डायरेक्ट टैक्स प्रोग्रेसिव इन नेचर है, सामने वाला रिग्रेसिव इन नेचर है। देखो, आप इनकम कमाओगे और आपको टैक्स देना है, तो क्या सभी लोग टैक्स देते हैं? नहीं। तो गवर्नमेंट को आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल है। करेक्ट। इसलिए 6 नंबर का पॉइंट है, गवर्नमेंट फाइंड डिफिकल्ट टू कलेक्ट डायरेक्ट टैक्स। सामने क्या लिखा है इनडायरेक्ट टैक्स में? इट इज इजी फॉर द गवर्नमेंट टू कलेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स। तो वो इजी है गवर्नमेंट के लिए इनडायरेक्ट टैक्स कलेक्ट करना। सेवंथ, सेवंथ में क्या है? टैक्स बर्डन कैन नॉट बी शिफ्टेड ऑन एनी अदर पर्सन। जैसे कि मैं कमाता हूँ और मैं बोलूँ कि मेरा टैक्स अश्विनी पे करेगी, तो क्या अश्विनी पे करेगी? नहीं करेगी। द टैक्स बर्डन कैन नॉट बी शिफ्टेड टू एनी अदर पर्सन। इनडायरेक्ट टैक्स शिफ्ट कर सकते हो, टैक्स बर्डन कैन बी शिफ्टेड टू एनी अदर पर्सन। 8, टैक्स पेयर और असेसी दोनों सेम होते हैं। करेक्ट। टैक्स पेयर कौन? मैं। असेसी कौन? असेसी डेट मीन्स करदाता। टैक्स देने वाला पर्सन वो भी कौन होता है? मैं ही होता हूँ। तो बोथ आर द सेम। सामने टैक्स पेयर और असेसी बोथ आर द डिफरेंट। डायरेक्ट टैक्स पे करने वाले पीपल कितने होंगे? लिमिटेड। इनडायरेक्ट टैक्स सभी लोग पे करते हैं, तो नंबर ऑफ टैक्स पेयर इज वेरी लार्ज। कहाँ चोरी होने की चांसेस है कि टैक्स छुपाएगा कौन? तो डायरेक्ट टैक्स वाला। टैक्स एवेजन इज मोर, सामने है लोअर। ओके। ओके। नेक्स्ट, अब आपके पास इनडायरेक्ट टैक्स में क्या आ रहा है, उसके एडवांटेजेस क्या है? इनडायरेक्ट टैक्सेस के एडवांटेजेस क्या है? तो सर, सबसे पहला पॉइंट, गवर्नमेंट की सबसे ज़्यादा इनकम यहाँ से होती है, मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू है। सर कितना होगा? 80%। 80% इनडायरेक्ट टैक्स में से गवर्नमेंट को रेवेन्यू होता है, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को। और सिर्फ 20% कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ डायरेक्ट टैक्स। सेकंड, लेस कलेक्शन कॉस्ट। तो कंपेयर टू डायरेक्ट कॉस्ट, कलेक्शन कॉस्ट इनडायरेक्ट टैक्स का वेरी लेस। क्यों? आप लोग वो दुकानदार को पैसा दे देते हो, दुकानदार आगे टैक्स पे करता है। ओके, दैट मीन्स यहाँ पे कलेक्शन कॉस्ट वेरी लोअर है। कंपेरेटिवली लेस टैक्स एवेजन, यहाँ पे आप चोरी कर ही नहीं सकते। क्यों? आप टैक्स पे करते हो ना, वो आपको खुद भी नहीं मालूम कि हम टैक्स पे कर रहे हैं। करे, जैसे कि आपने डेयरी मिल्क परचेज किया, तो डेयरी मिल्क में आपने इनडायरेक्ट टैक्स पे किया है, क्या आपको मालूम? आपको मालूम ही नहीं है। करे, तो यहाँ पे आप चोरी कैसे करोगे? आप चोरी नहीं कर सकते। द प्रोसीजर टू कलेक्ट द इनडायरेक्ट टैक्स इज सिंपल एंड easy. Price of goods and services includes indirect tax.
वो डेयरी मिल्क 5 रुपए की होती है ना, तो ब्रैकेट में लिखते हैं इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस। देयरफॉर evasion in case of indirect tax is less as compared to direct tax. Next, encourage industrial growth in underdeveloped area. तो गवर्नमेंट के पास ये पैसा आएगा तो गवर्नमेंट किस में यूटिलाइज करेगी? जो अनडेवलप एरिया है उसको डेवलप करने में यूटिलाइज करेगी। पर गवर्नमेंट के पास पैसा तो आना चाहिए। गवर्नमेंट कैन प्लान इंडस्ट्रियल ग्रोथ विद द हेल्प ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस इन अंडरडेवलप और अनडेवलप एरियाज। It can provide facilities and tax exemption for starting the industrial units in a backward areas. पंचमहाल, दाहोद, गोधरा, हालोल, ये क्या है? बैकवर्ड एरियाज है। वहाँ पे आपको इंडस्ट्रियल यूनिट स्टार्ट करना है तो आप स्टार्ट कर दो। गवर्नमेंट आपको फैसिलिटी देगी, टैक्स एग्जाम्पशन देगी। एन एग्जाम्पशन फ्रॉम इनडायरेक्ट टैक्स रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। जो आपका जो आपको टैक्स में एग्जाम्पशन मिलेगा तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आपका रिड्यूस होगा, जो मैंने आपको कॉस्टिंग में पढ़ा है। एंड इंडस्ट्रियल यूनिट इन अ बैकवर्ड एरियाज में बिकम अ वायबल। जो आप ऐसा एग्जाम्पशन दोगे तो बिजनेसमैन सोचेगा इसके रिलेटेड। और जो गवर्नमेंट की सोच है कि जो बैकवर्ड एरियाज का प्रोग्रेस होना चाहिए वो विजिबल है, वो वायबल है, वो हो सकता है। मोर इंडस्ट्रियल यूनिट्स में बी अट्रैक्टेड। बहुत सारे यूनिट्स अट्रैक्ट हो सकते हैं गवर्नमेंट के ये प्रयास से, एंड कैन रिजल्ट इन इंडस्ट्रियल ग्रोथ। और इससे हमारा इंडस्ट्रियल ग्रोथ होगा। नेक्स्ट, प्रमोट एंड प्रोटेक्ट डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज। इनडायरेक्ट टैक्स हॉलीडेज, टैक्स कंसेशन, टैक्स एग्जाम्पशन कैन लोअर द प्राइस। इनडायरेक्ट टैक्स से क्या होता है कि इनडायरेक्ट टैक्स में कंसेशन मिलता है, एग्जाम्पशन मिलता है, तो आपका प्राइस लोअर होता है। आपका प्राइस लोअर होता है तो आपका गुड्स का सेल इंक्रीज होता है इन इंडियन मार्केट। ओके, पढ़ो। एंड इंक्रीज द सेल ऑफ द डोमेस्टिक गुड्स इन इंडियन मार्केट कंपेयर टू सेल ऑफ इम्पोर्टेड गुड्स। क्योंकि जो आप इंपोर्ट करके लाते हो उसका प्राइस ज़्यादा होता है, आपका प्राइस कम होता है, तो आपका गुड्स ज़्यादा बिकेगा। लोअर प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कैन कॉम्पीट इन इंटरनेशनल मार्केट। मान लो आप यही गुड्स एक्सपोर्ट करो और इंटरनेशनल मार्केट में आपका गुड्स और वहाँ का गुड्स कंपेयर करोगे और आपका प्राइस लोअर होगा तो आप कॉम्पीट कर सकते हो। प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ इंडियन इंडस्ट्री में इंक्रीज एंड गेट प्रमोटेड। इंडियन इंडस्ट्री का प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज होगा और फिर वो धीरे धीरे प्रमोट कर सकते हैं। प्रोडक्ट ऑफ अदर कंट्रीज become costly compared to Indian product, so get promoted in international market also। तो दूसरे कंट्री के कंपेयर में हमारा इंडियन प्रोडक्ट कॉस्टली नहीं होगा, सो इंटरनेशनल मार्केट को हम प्रमोट भी कर सकते हैं कि चलो हम एक्सपोर्ट करेंगे अब, और एक्सपोर्ट करेंगे तो एक्सपोर्ट इंसेंटिव मिलेगा हमको। एनी इंक्रीज इन अ कस्टम ड्यूटी ऑन इम्पोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज मेक देम कॉस्टली कंपेयर टू डोमेस्टिक प्रोडक्ट। मान लो फॉरेन कस्टमर भी बहुत होशियार होते हैं, वो लोग कम प्राइस में इंडिया को भेजेंगे, कम प्राइस में इंडिया को बेचेंगे गुड्स। तो हम क्या करेंगे, जो गुड्स आएगा उस पर कस्टम ड्यूटी ऐड कर देंगे, तो वो कॉस्टली हो गया इंडियन मार्केट में। इस तरीके से हम अपनी इंडियन इंडस्ट्री को, डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट, रेगुलेट इंटरनेशनल ट्रेड। डिमांड फॉर इंपोर्टेड कंज्यूमर गुड्स एंड एक्सपोर्ट ऑफ स्कैर्स गुड्स कैन बी रिस्ट्रिक्टेड बाय लेवी ऑफ कस्टम ड्यूटी। तो जो गुड्स फॉरेन से आता है, जो इसकी डिमांड ज़्यादा है, तो हमको कस्टम ड्यूटी इम्पोज करना पड़ेगा। और जो गुड्स हमारे ही कंट्री में कम है, जैसे कि प्याज,
करेक्ट। तो वो गुड्स हमारे ही कंट्री में स्कैरसिटी है तो हम उसको एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। एंटी डंपिंग ड्यूटी कैन बी लेविड ऑन द गुड्स डम्प इन इंडिया बाय एनी कंट्री। मान लो कि सामने वाली कंट्री बहुत ही कम प्राइस में गुड्स बेच रहा है। फॉर एग्जाम्पल उसकी कंट्री में वही गुड्स सपोज 35 रुपीज़ में बेच रहा है और इंडियन मार्केट में आने के लिए वो हमको 10 रुपये में बेच रहा है। देखो कितना डिफरेंस। अपनी कंट्री में 35 और इंडिया में भेजना है तो 10 रुपये में भेज दिया। अब ऐसा गुड्स पे हम कस्टम ड्यूटी ऐड करेंगे तो कितना होगा? 20 रुपये होगा ज़्यादा से ज़्यादा। फिर भी हमारी कंट्री को लॉस होगा क्योंकि वो 20 रुपये वाला गुड्स अभी भी बहुत ही लोअर कॉस्ट है और हमारा डोमेस्टिक प्रोडक्ट उससे ज़्यादा कॉस्टली होगा। तो सिर्फ ये इंडियन मार्केट को तोड़ने के लिए फॉरेन कस्टमर ऐसा करते हैं। तो हम भी मास्टर हैं, हम भी कस्टम ड्यूटी के अलावा और एक ड्यूटी चार्ज करेंगे जिसका नाम है एंटी डंपिंग ड्यूटी। ओके। प्रोटेक्टिव ड्यूटीज एंड सेफगार्डेड ड्यूटीज कैन बी levied on imports if imports of any specific product is causing injury to Indian industry। ऐसा कोई प्रोडक्ट जो इंडियन इंडस्ट्री को इंजरी करेगा, दैट मीन्स वो हार्मफुल करेगा, तो हम प्रोटेक्टिव ड्यूटीज, सेफगार्डेड ड्यूटीज, एंटी डंपिंग ड्यूटीज ये सब कुछ लगा लगा के हम उसको कॉस्टली बना देंगे। नेक्स्ट, नो रेजिस्टेंस फ्रॉम टैक्स पेयर। आप लोग इंडायरेक्ट टैक्स पे करते हो, क्या आपने कभी भी गवर्नमेंट को बोला कि हम नहीं पे करेंगे? क्या आप अपोज कर रहे हो? नहीं करते हो। तो टैक्स पेयर कभी भी इनडायरेक्ट टैक्स को रेजिस्ट नहीं कर रहा है। तो इनडायरेक्ट टैक्सेस आर पेएबल along with the price of goods and services। Consumer get goods and services in return for his spend। वो पैसा दे रहा है और गुड्स एंड सर्विस ले रहा है। सो देर इज नो साइकोलॉजिकल पिंच टू द कंज्यूमर फॉर पेमेंट ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो आपको कोई ऐसा पिंच नहीं हो रहा है कि हमने इनडायरेक्ट टैक्सेस पे किए। नो सेपरेट मेंशन ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस while पेइंग द प्राइस फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। आपने डेयरी मिल्क 5 रुपए का लिया, क्या आपको बताया गया है कि उसमें 4 रुपए का वो गुड्स है और 1 रुपए का इनडायरेक्ट टैक्स? नहीं बताते। इसलिए आपको कुछ साइकोलॉजिकल पिंच नहीं होता है कि हमने इनडायरेक्ट टैक्स पे किया। डीलर साइकोलॉजी फेवर्स इनडायरेक्ट टैक्सेस। मैन्युफैक्चरर, सेलर, सर्विस प्रोवाइडर, importer as a dealer collect indirect taxes from the buyer of the goods and services। तो सबसे पहले तो ये मैन्युफैक्चरर लोग क्या करते हैं, हमारे पास से इनडायरेक्ट टैक्स कलेक्ट करते हैं सबसे पहले। सेलर है, सर्विस प्रोवाइडर है, वो कस्टमर के पास से इनडायरेक्ट टैक्स कलेक्ट करते हैं। सब्सिक्वेंटली बाद में क्या करते हैं, ये जो डीलर है ना, वो डिपॉजिट करते हैं ये टैक्स गवर्नमेंट को। सब्सिक्वेंटली डीलर डिपॉजिट दिस टैक्सेस कलेक्टेड इन गवर्नमेंट अकाउंट। तो सबसे पहले कस्टमर के पास से कलेक्ट करो और फिर मैन्युफैक्चरर और डीलर वो गवर्नमेंट के अकाउंट में डिपॉजिट कर देते हैं। डीलर इन इनडायरेक्ट टैक्स कलेक्टिंग एजेंट फ्रॉम द कंज्यूमर ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट। तो ये डीलर का काम क्या है, एक एजेंट का काम है कि गवर्नमेंट के बिहाफ में कस्टमर्स के पास से टैक्स कलेक्ट करेगा और गवर्नमेंट को देगा। देयरफॉर ही इज नॉट द लूजर। तो डीलर को कुछ भी नुकसान नहीं है। एंड नॉट पेइंग द इनडायरेक्ट टैक्स, और उसने इनडायरेक्ट टैक्स भी पे नहीं किया। क्यों? पैसा कहाँ से आया? कस्टमर के पास से। किसको दिया? गवर्नमेंट को दिया। क्या कुछ ऐड किया? नहीं। क्या कुछ कम किया? नहीं। तो जितना आया उतना दे दिया, तो डीलर को कुछ भी नुकसान नहीं है। ओके। Therefore, he is not the loser and not paying indirect taxes out of his income. Conversely, person is paying the direct taxes out of his personal income। डायरेक्ट टैक्सेस में पर्सन को इम्पैक्ट होता है क्योंकि उसकी इनकम पे गवर्नमेंट में टैक्स चला गया है। एंड लास्ट पॉइंट, इजी एंड सिंपल record keeping। The record keeping of indirect taxes is easier and simple
which is desirable on the part of the traders and manufacturers. तो इस इनडायरेक्ट टैक्स का रिकॉर्ड करने के जो बुक्स हैं, करेक्ट, वो इजियर है, सिंपल है. Simultaneously, it also holds goods for tax administrator. तो इनडायरेक्ट टैक्सेस के रिकॉर्ड्स कीपिंग बहुत इजी है और सिंपल है, वो भी ये एडवांटेजेस में आएगा. ये एक पॉइंट. टोटल 9 एडवांटेजेस है इनडायरेक्ट टैक्सेस के. बोलेंगे सर. द नेक्स्ट पॉइंट इज डिसएडवांटेजेस. क्या डिसएडवांटेज है इनडायरेक्ट टैक्सेस के? तो सबसे पहले ये बोल रहे हैं कि सर रिग्रेसिव इन नेचर. A person earning less than 2.5 lakh per annum has not to pay income tax. ये आपको मालूम है कि जिस पर्सन का 2.5 लाख से कम इनकम है वो गवर्नमेंट को टैक्स नहीं देगा. ओके. अ पर्सन अर्निंग हायर इनकम हैज टू पे मोर टैक्स एंड लोअर इनकम अर्नर हैज टू पे लेस टैक्स और नो टैक्स. जिसका इनकम ज़्यादा है वो ज़्यादा टैक्स पे करेगा, जिसकी इनकम कम है वो कम टैक्स पे करेगा. करेक्ट. या तो वो टैक्स ही पे नहीं करेगा. पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स discriminate between rich and poor under principle of equality या इक्विटी. तो ये अंडरलाइन कर दो ये सेंटेंस. इनकम टैक्स के पेमेंट में हमको डिस्क्रिमिनेशन दिख रहा है कि यहाँ पे रिच और पुअर के यहाँ पे सिंपल दिख रहा है कि ये प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी का रूल फॉलो ही नहीं कर रहे. सेंट्रल एक्साइज, कस्टम ड्यूटी, वेट एक्सेट्रा डज नॉट मेक एनी डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन रिच एंड पुअर पीपल. तो इनडायरेक्ट टैक्स वाले कभी भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते. पुअर पीपल डेयरी मिल्क परचेज करे या रिच पीपल परचेज करे, इनडायरेक्ट टैक्स सबको पे करना है. A car owner is at par with the daily wage earner in case of payment of indirect taxes. On purchase of edible oil, both will have to pay uniform rate of weight. Even beggars and government are liable to pay indirect taxes. Beggars देखो, जो भिखारी होते हैं ना वो भी इनडायरेक्ट टैक्स पे करते हैं, तो उन्होंने किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया है. ओके. गवर्नमेंट भी खुद देता है इनडायरेक्ट टैक्सेस. It is the government paying indirect taxes to itself. That is, one government department paying indirect tax to other department, but it is not the case of direct taxes. तो एक गवर्नमेंट दूसरी गवर्नमेंट को इनडायरेक्ट टैक्स पे करता है, बट ये डायरेक्ट टैक्सेस में पॉसिबल नहीं है. तो पहला पॉइंट हुआ रिग्रेशन इन नेचर. दूसरा, रिड्यूसेस द डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज. लॉ ऑफ डिमांड मालूम है कि प्राइस इंक्रीज होगा तो आपकी डिमांड कम होगी, और प्राइस डिक्रीज होगा तो आपकी डिमांड ज़्यादा होगी. पढ़ो. लॉ ऑफ डिमांड स्टेट दैट इंक्रीज इन प्राइस reduces the demand of goods and services. Indirect taxes also add to the price of goods and services. तो इनडायरेक्ट टैक्स गुड्स और सर्विस में ऐड होके आता है. एज अ कॉन्सिक्वेंसेस डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज रिड्यूस. इससे क्या होगा? गुड्स और सर्विस की डिमांड रिड्यूस हो जाएगी. It has been observed that the government give concession or exemption in case of indirect taxes to control inflation. गवर्नमेंट आपको कंसेशन देगी, एग्जाम्पशन देगी, इसकी वजह से जो इन्फ्लेशन हो रहा है उसमें कंट्रोल हो सकता है. इनडायरेक्ट टैक्सेस आर परसीव्ड एज इन्फ्लेशनरी. तो ये अंडरलाइन कर दो, एमसीक्यू में जाएगा कि इनडायरेक्ट टैक्सेस इन्फ्लेशनरी होगा. नेक्स्ट,
इंक्रीज प्रोजेक्ट कॉस्ट। तो प्रोजेक्ट कॉस्ट इंक्रीज कर सकता है वो। A project require plant and machinery, raw material, factory building, etc. Custom duty is also payable on imported plant and machinery and raw materials. एक प्रोजेक्ट के लिए आपको प्लांट मशीनरी चाहिए, रॉ मटेरियल चाहिए, फैक्ट्री बिल्डिंग चाहिए, इवन आप कस्टम ड्यूटी भी पे करोगे। मान लो कि आपने प्लांट एंड मशीनरी है या रॉ मटेरियल है वो फॉरेन से मंगवाया। डोमेस्टिक मशीनरी एंड रॉ मटेरियल एक्साइज ड्यूटी इज ऑल्सो टू बी पेड। मान लो कि आपने डोमेस्टिक परचेज किया तो आपको एक्साइज ड्यूटी पे करनी पड़ेगी। ओवर एंड अबव सेल टैक्स और वेट इज पेएबल ऑन परचेज। आप परचेज करोगे आपको वेट लगेगा। इट रिक्वायर्स मोर फाइनेंस फॉर पेमेंट ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो इसके लिए आपके पास पैसा ज़्यादा होना चाहिए इनडायरेक्ट टैक्सेस पे करने के लिए। तो इससे मालूम क्या होता है कि सर ये सारे टैक्स लगने से मेरा प्रोजेक्ट का जो कॉस्ट है वो इंक्रीज हो रहा है। ओके, देखो अभी तो ये वेट, एक्साइज ड्यूटी ये सब निकल चुका है। अभी इसकी जगह पे जीएसटी है। नेक्स्ट, प्रोटेक्ट इनएफिशिएंट लोकल इंडस्ट्री। देखो इतना ज़्यादा लंबा पॉइंट पढ़ना नहीं है, मैं आपको सिंपल तरीके से बताता हूँ। देखो, गवर्नमेंट डोमेस्टिक कंपनी को एग्जाम्पशन, बेनिफिट ये सब कुछ देती है। हमारे डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को मालूम है कि हमारी गवर्नमेंट हमको प्रोटेक्ट करने के लिए ये सब कुछ देंगे। और फॉरेन से जो गुड्स आएगा उस पे वो लोग कस्टम ड्यूटी है, एंटी डंपिंग ड्यूटी है, प्रोटेक्टिव ड्यूटी है, सेफगार्डेड ड्यूटीज है, वो लगा के वो कॉस्टली कर देगा। इससे क्या होगा, हमारी जो इंडियन इंडस्ट्री है वो कभी भी ऐसा नहीं सोचती कि अरे यार मान ले कि हमारी गवर्नमेंट वो सारे टैक्सेस ऐड ना करे तो मेरे इंडिया में मेरा गुड्स कभी भी नहीं बिकेगा। तो हमारी लोकल इंडस्ट्री धीरे धीरे क्या हो जाती है, इनएफिशिएंट हो जाती है। करेक्ट। तो आप अपने लोकल इंडस्ट्रीज को बचा नहीं रहे हो, आप उसको इनएफिशिएंट कर रहे हो। एक बार आप एग्जाम्पशन देना बंद कर दो, एक बार, और फिर बोलो कि आपका गुड्स और वो फॉरेन का गुड्स मार्केट में सेल करो, फिर आपको मालूम पड़ेगा कि आपका सेल कितना होता है और फॉरेन सेल कितना होता है। मैं आपको एक बेस्ट एग्जांपल देता हूँ, चाइना प्रोडक्ट देख लो। चाइना प्रोडक्ट इंडिया में आती है, कितने कम प्राइस में आती है। इतने सारे टैक्स लगने के बावजूद वो इतना कम प्राइस है जो इंडियन मार्केट को तोड़ रहा है। तो गवर्नमेंट प्रोटेक्ट नहीं करे, गवर्नमेंट लोकल इंडस्ट्रीज को इनएफिशिएंट कर रही है, मेरा ऐसा सोचना है। अब पढ़ो क्या लिखा है उसमें। The Government of India protect Indian industry manufacturing specific product by levying additional custom duty on import of similar goods. Imported product become costly compared to domestic product. तो आपने टैक्स लगाया तो वो कॉस्टली हो गया compared to domestic product. The domestic product get protected from the competition with the imported product. अब आपका डोमेस्टिक प्रोडक्ट प्रोटेक्ट हो सकता है कंपटीशन में विद इंपोर्टेड प्रोडक्ट के साथ। प्रोटेक्टेड डोमेस्टिक इंडस्ट्री में लूज द कॉम्पिटिटिवनेस। देखो आ गया सेंटेंस। आप ऐसा करोगे तो आप कॉम्पिटिटिवनेस धीरे धीरे लूज कर रहे हो एंड बिकम इनएफिशिएंट हो रहे हो। आप कभी भी ऐसा नहीं सोचते कि यार मैं मेरा क्वालिटी इंप्रूव करूँ, मैं मेरा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिड्यूस करूँ, ऐसा कभी नहीं सोच रहे हो आप लोग। इवन इट मे नॉट एडोप मीन्स टू रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। आ गया मेरा सेंटेंस। एंड मेक एफर्ट्स टू कॉम्पीट इन इंटरनेशनल मार्केट। और मैं एफर्ट्स करूँ कि इंटरनेशनल मार्केट में मैं कॉम्पीट कर सकूँ। नेक्स्ट, the political parties maintain a studied silence over indirect taxes. आप जाओ बीजेपी के पास, कांग्रेस के पास, कोई भी इनडायरेक्ट टैक्स के लिए अपोज नहीं करेगा, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी। सभी पॉलिटिकल पार्टी साइलेंस हो जाएगी इनडायरेक्ट टैक्स के सामने।
क्योंकि वो गवर्नमेंट का मेजर रेवेन्यू है। तो गवर्नमेंट कभी भी अपोज करेगा? सोचो ना दिमाग में। द पॉलिटिकल पार्टीज, ऑल ऑफ देम इन कोरस, प्लीड फॉर एनहांसमेंट ऑफ लिमिट फॉर इनकम टैक्स। सब लोग चिल्लाएंगे, विधानसभा में, लोकसभा में, राज्यसभा में, सब लोग चिल्लाएंगे, ए डायरेक्ट टैक्सेस की लिमिट कम कर दो, ज़्यादा कर दो। वहाँ पे वो लोग चिल्लाएंगे, बट दे मेंटेन अ स्टडी साइलेंस ओवर अदर इनडायरेक्ट टैक्सेस एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम ईच एंड एवरीबडी। बट कोई भी ऐसा चिल्लाएगा नहीं कि जो इनडायरेक्ट टैक्सेस है वो कम कर दो। कोई नहीं बोलेगा। डायरेक्ट टैक्सेस के लिए सब लोग बोलेंगे, इनडायरेक्ट टैक्सेस के लिए कोई नहीं बोलेगा। कभी भी कोई बजट आता है ना, कोई भी होगा, वो रिचेस्ट पीपल होगा, मिडिल क्लास होगा या लोअर क्लास होगा, सबसे पहले इनकम टैक्स का ब्रैकेट चेक करेगा कि इनकम टैक्स का ब्रैकेट क्या है। वो सबसे पहले वो चेक करेगा, क्या गवर्नमेंट ने कुछ बेनिफिट दिया हमको, वो सबसे पहले ये चेक करेगा। नेक्स्ट, हायर रेट ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस गिव राइज टू स्मगलिंग एंड टैक्स एवेजन। जो आप इनडायरेक्ट टैक्स का रेट हायर कर दोगे तो क्या हो सकता है? स्मगलिंग हो सकता है, लोग टैक्स में चोरी कर सकते हैं। हाई इंसिडेंस ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड ड्यूटीज लाइक कस्टम ड्यूटीज, एक्साइज ड्यूटीज, सेल टैक्स एक्सेट्रा गिव राइज टू स्मगलिंग एंड टैक्स एवेजन। The prevalent mafia activities and hawala transaction are also result of high tax incidence. आप ज़्यादा टैक्स लगा दोगे तो माफिया एक्टिविटीज, हवाला ट्रांजैक्शन ज़्यादा हो जाएगा। Tax evasion are also result of high rate of duties which ultimately cost high to the taxpayer only. आप जितना ज़्यादा हाई रेट लगा दोगे ड्यूटीज़ का, टैक्सेस का, उतना ज़्यादा टैक्स पेयर को कॉस्ट लगेगा। तो इसके लिए टैक्स पेयर क्या करेगा? धीरे धीरे वो टैक्स एवेजन चालू कर देगा। सो नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज जीएसटी इन इंडिया। तो इंडिया में जीएसटी कब इंट्रोड्यूस हुआ? करेक्ट, यहाँ से भी एमसीक्यू हो सकते हैं, ध्यान रखना। हिस्ट्री ऑफ जीएसटी इन इंडिया, it has now made more than a decade since the idea of national goods and service tax was mooted by केलकर टास्क फोर्स इन 2004। तो ऐसा नहीं है कि अभी किसी ने सोचा है, बहुत साल पहले 2004 में केलकर टास्क फोर्स ने सोचा था कि पूरे नेशन में सिर्फ एक ही टैक्स होना चाहिए, जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। द टास्क फोर्स strongly recommended fully integrated जीएसटी on national basis। वो लोग ने स्ट्रांगली रिकमेंड किया था कि फुल्ली इंटीग्रेटेड जीएसटी होना चाहिए। तो 2004 से शुरुआत हुई है। अब देखो कि आगे क्या हुआ, कि सर 2004 से सोचा था तो अभी तक क्यों नहीं हुआ। ओके, सब्सिक्वेंटली द यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर श्री पी चिदम्बरम, while presenting the central budget 2007-8, announced that GST would be introduced from 1st April 2010। फिर बाद में जब कांग्रेस की सरकार थी तब पी चिदम्बरम साहब जब हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे, उन्होंने 2007-8 में जब सेंट्रल बजट अनाउंस किया है तब उन्होंने बोला कि हम जीएसटी इंट्रोड्यूस करेंगे 1 अप्रैल 2010 को। सिंस दैन जीएसटी मिस सेवरल डेडलाइंस। उसके बाद बहुत सारी डेडलाइंस हम मिस करते गए एंड कंटिन्यू टू बी शाउडेड बाय द क्लाउड ऑफ अनसर्टेनिटी। और फिर डेडलाइन तो मिस करते गए, चिल्लाते रहे कि ये करना है, वो करना है, पर कुछ कर नहीं रहा है। बहुत सारी अनसर्टेनिटीज डेवलप हो चुकी हैं, करेक्ट। पर सब लोग साउटेड कर रहे हैं, सब लोग बुमा बुम कर रहे हैं, बट कोई सॉल्यूशन का कोई नहीं सोच रहा है। नेक्स्ट, the talk of unsharing in the GST, however, gained momentum in the year 2014। देखो, 1 अप्रैल 2010 को आने वाला था, करेक्ट। अब 2014 में एक बार फिर मोमेंटम पकड़ा है, जब एनडीए गवर्नमेंट टेबल द कॉन्स्टिट्यूशन 120
second amendment bill 2014 on GST in the parliament on 19 December 2014. देखो, फिर एक बार फिर मोमेंटम पकड़ा है जीएसटी का 2014 में, जब एनडीए सरकार थी। एनडीए सरकार ने 2014 में पार्लियामेंट में एक कॉन्स्टिट्यूशन बिल पास किया। करेक्ट। अमेंडमेंट कितने वाला था? 122nd अमेंडमेंट था। कौन सी डेट को पार्लियामेंट में इश्यू किया? 19 दिसंबर 2014 पार्लियामेंट में। ये याद रखना डेट, अमेंडमेंट याद रखना। द लोकसभा पास द बिल ऑन 6 मई 2015। लोकसभा में ये तारीख को गया। राज्यसभा में 3 अगस्त 2016 को गया। तो याद रखना लोकसभा में कब गया, राज्यसभा में कब गया। Subsequent to rectification of the bill by more than 50% of the states, फिर सारे स्टेट में सबने करेक्शन किया वो बिल में। करेक्ट, 50% स्टेट थे जिसने करेक्शन किया है वो बिल में। कॉन्स्टिट्यूशन 122nd अमेंडमेंट बिल 2014 रिसीव्ड द असेंट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑन 8 सितंबर 2016। तो प्रेसिडेंट के पास असेंट दैट इज मंजूरी मिल चुकी है 8 सितंबर 2016 में, and become the Constitutional Act 2016, which paved the way for introduction of GST in India. तो प्रेसिडेंट के पास से हमको एक्सेप्टेंस मिल चुका है 8 सितंबर 2016 को, और हमने कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट 2016 पास कर दिया, और वहां से हमारा जीएसटी का इंट्रोडक्शन का रास्ता निकल आया। इन द फॉलोइंग ईयर ऑन 27 मार्च 2017 द सेंट्रल जीएसटी लेजिस्लेशन, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स बिल 2017, जिसको कहते हैं सीजीएसटी, जिसका फुल फॉर्म है सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। फिर है आईजीएसटी, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स बिल 2017, यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स बिल 2017, जिसको हम यूटीजीएसटी कहते हैं, एंड गुड्स एंड सर्विस टैक्स बिल 2017 वेर इंट्रोड्यूस इन लोकसभा। तो ये सारे बिल हमने लोकसभा में इंट्रोड्यूस कर दिए। लोकसभा पास दिस बिल ऑन 29 मार्च 2017। तो 29 मार्च 2017 को लोकसभा में ये सारे बिल पास हो चुके हैं, एंड विद द रिसिप्ट ऑफ द प्रेसिडेंट असेंट ऑन 12 अप्रैल 2017। और प्रेसिडेंट के पास एक्सेप्ट हो गया 12 अप्रैल 2017 को। द बिल वेर एनेक्टेड, तो ये सारे बिल एनेक्ट हो चुके हैं। The enactment of the Central Act was followed by the enactment of the state GST laws by various state legislature. एक बार सेंट्रल एक्ट हो चुका है, इसके बाद स्टेट लॉ के द्वारा स्टेट लेजिस्लेचर क्रिएट हो गया। तेलंगाना, राजस्थान, छत्तीसगढ़, पंजाब, गोवा एंड बिहार were among the first one to pass their respective state GST law. तो ये सारे स्टेट ने सबसे पहले अपने अपने जो स्टेट है उसमें जीएसटी लॉ इंट्रोड्यूस किया है, स्टेट लॉ। हाँ, तो याद रखना, इसको भी अंडरलाइन कर दो, कौन से स्टेट है जिसने सबसे पहले स्टेट जीएसटी लॉ इंट्रोड्यूस किया। नेक्स्ट, जीएसटी इज अ पाथ ब्रेकिंग इनडायरेक्ट टैक्स रिफॉर्म विच वी क्रिएट अ कॉमन नेशनल मार्केट। तो जीएसटी बहुत बड़ा चेंज है हमारे नेशन में, क्योंकि पहले से अभी तक इनडायरेक्ट टैक्स में बहुत सारे टैक्सेस थे, बट अब ये सारे टैक्सेस निकाल के हमने जीएसटी रखा है, तो ये बहुत बड़ा चेंज आने वाला है, और आ गया, आने वाला नहीं है, आ गया। ओके, तो जीएसटी इज अ पाथ ब्रेकिंग इनडायरेक्ट टैक्स रिफॉर्म विच विल क्रिएट अ कॉमन नेशनल मार्केट। जीएसटी हैज सबस्यूम मल्टीपल इनडायरेक्ट टैक्सेस, इसको भी अंडरलाइन कर दो कि जीएसटी आने से कौन कौन से टैक्सेस आपके मर्ज हो चुके हैं, जिसमें आपके पास एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, वेट, सीएसटी, लग्जरी टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, एंट्री टैक्स, एक्सेट्रा। तो ये सारे टैक्सेस अब निकल चुके हैं, उसकी जगह पे जीएसटी आ चुका है। ओके, नेक्स्ट,
France was the first country to implement GST in the year 1954. अंडरलाइन कर दो ये। तो फ्रांस एक ऐसा कंट्री है जिसने फर्स्ट जीएसटी इंट्रोड्यूस किया था। Within 62 years of its advent, about 160 countries across the world have adopted GST. अभी वर्ल्ड में कितनी कंट्रीज जीएसटी में है? तो अबाउट 160 countries. Because this tax has the capacity to raise the revenue in the most transparent and neutral manner. क्यों सर इतने सारी कंट्री ने जीएसटी इंट्रोड्यूस किया है? क्योंकि ये एक ऐसा टैक्स है जो ट्रांसपेरेंट है, न्यूट्रल मैनर है और ये अपनी कंट्री का रेवेन्यू इंक्रीज कर सकता है। ओके, तो ये क्या था? ये हमारे जीएसटी का हिस्ट्री था। करेक्ट। इसमें से बहुत सारे एमसीक्यू आ सकते हैं, बहुत सारे। तो ध्यान से एक बार पढ़ लो। नेक्स्ट क्या है? कंसेप्ट ऑफ जीएसटी इन इंडिया। सबसे पहले बेसिक कंसेप्ट ऑफ जीएसटी एज अंडर फर्स्ट वेट, जिसका फुल फॉर्म है वैल्यू एडेड टैक्स। इट इज अ सिंगल टैक्स ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज राइट फ्रॉम मैन्युफैक्चर द कंज्यूमर with creditors of tax paid at previous stage available as set off। तो पहले क्या था? वेट था कि मैं किसी क्रेडिटर्स के पास से गुड्स परचेज करूं, करेक्ट, और मैं आगे किसी को सेल करूं, तो मैं क्या कर सकता हूं? मैंने पिछले जो क्रेडिटर को जो टैक्स दिया था वो मैं सेट ऑफ कर सकता हूं, करेक्ट। तो ये सिंगल टैक्स है। इट इन शॉर्ट वैल्यू एडिशनल इज ओनली टैक्स। तो जो वैल्यू ऐड हो रहा है जिस पे मेरे को टैक्स देना है। कंटिन्यूस फ्लो ऑफ टैक्स क्रेडिट। GST provides comprehensive continuous changes of tax credit from the manufacturer point, service providers point, up to the retailers level और consumer level। तो आपको यहाँ पे कंटिन्यूस टैक्स क्रेडिट का चेंज मिलेगा। आप चालू करोगे मैन्युफैक्चर से और एंड लाओगे कस्टमर के पास से, वहाँ तक आपको कंटिन्यूस जीएसटी का क्रेडिट मिलेगा, thereby taking only the value added at each of supply change। तो एक सप्लायर के पास से दूसरे सप्लायर के पास जाता है, तो जितना वैल्यू ऐड होता है उस पे ही आपको टैक्स देना है। टैक्स इंक्रीज इज टू बी अल्टीमेटली बोर्न बाय फाइनल कंज्यूमर। तो सर ये जो टैक्स इंक्रीज होता है वो बेयर कौन करता है? बेयर कौन करेगा? जिसको जीएसटी का क्रेडिट नहीं मिलने वाला है। और वो कौन है? सिर्फ कस्टमर। क्योंकि कस्टमर आगे किसी को सेल नहीं करने वाला है, तो उसने तो जो पैसा दिया है वो दे ही दिया, करेक्ट। तो जो टैक्स इंक्रीज हुआ वो अल्टीमेटली बॉर्न करेगा फाइनल कंज्यूमर। द जीएसटी पेड ऑन द प्रोक्यूरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट दैट पेएबल ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। Thus the final consumer leaves the GST charged by the last supplier change with a set of benefit at all previous stages। तो जो फाइनल कंज्यूमर है वो जीएसटी को सेट ऑफ नहीं कर सकता। ये अंडरलाइन कर दो, एमसीक्यू में काम लगेगा। मिटिगेशन ऑफ कैस्केडिंग और डबल टैक्सेशन। तो जीएसटी अंडरलाइन कर दो, जीएसटी इज लेविड ओनली ऑन वैल्यू एडिशन। जीएसटी सिर्फ वैल्यू एडिशन पे लगता है। दस इट प्रिवेंट कैस्केडिंग इफेक्ट। सर कैस्केडिंग इफेक्ट क्या होता है? टैक्स ऑन टैक्स, टैक्स ऑन टैक्स। आपने प्रीवियस स्टेज पे जिस गुड्स पे टैक्स पे किया है, अब जो टोटल होके आया उस पे आप वापस टैक्स पे करोगे। तो ये तो क्या हुआ? पिछले टाइम भी टैक्स दिया और अभी भी हम टैक्स लगा के आगे किसी को बेच रहे हैं। दैट इज कैस्केडिंग इफेक्ट। तो जीएसटी में ऐसा नहीं होता है। जीएसटी डज नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन गुड्स एंड सर्विसेज एंड thus द टू आर टैक्स एट अ सिंगल रेट। फिर वो गुड्स हो या सर्विस हो, दोनों को सिंगल रेट से हम बेचेंगे। और जीएसटी ओनली वैल्यू एडिशन पे होता है।
टैक्स पे नहीं होता है, ये याद रखना। ओके।